हुआ था एंड देन फेजेस ऑफ रिपोलराइजेशन। क्लियर? ग्राफ याद है, कर्व जो बनाया था? फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सबसे पहले आता है लेटेंट पीरियड। उस दिन एम्फीबियन की क्लास में भी यही पढ़ाया था। कौन कौन से बैच की हो गई? सबकी हो गई या हो गई? एम्फीबियन में भी यही पढ़ाया था, लेटेंट पीरियड, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। अरे हाँ या ना तो बोलो, पढ़ाया था। सेम टॉपिक। एम्फीबियन के कर्व में और एक्शन पोटेंशियल के कर्व में क्या डिफरेंस दिखा? याद है तो बताओ। एम्फीबियन का कर्व बनाया था एक्शन पोटेंशियल वाला, उसमें और यहाँ वाले कर्व में क्या डिफरेंस था? नहीं पता? हाइपरपोलराइजेशन, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन एम्फीबियन के कर्व में नहीं दिखा। ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल की जो पीक है वो पॉइंटेड होती है और जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन था वो कर्व। ठीक है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। एक एक्शन पोटेंशियल है, एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है। ठीक है, दोनों कर्व में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नाम ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेटेंट पीरियड, डिपोलराइजेशन फेज, रिपोलराइजेशन फेज, बट एक एक्शन पोटेंशियल का कर्व है और एक मसल के कॉन्ट्रैक्शन का। क्लियर? याद रहेगा डिफरेंस? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि नाम सेम है, लेटेंट पीरियड, फेज ऑफ डिपोलराइजेशन, फेज ऑफ रिपोलराइजेशन। ठीक है, थ्री फेजेस, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन एंड आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, ये वाला कर्व, ये डायग्राम आपको कॉपीज में बनाना पड़ेगा मेन एग्जाम में। ठीक है, और अभी जब आपका एनएमजे का टेस्ट होगा, मतलब न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का पार्ट कंप्लीशन, तो ये 100% पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बनाना ही है और पूछा ही जाएगा क्योंकि पेपर मैं ही बनाऊंगा। ठीक है ना, तो ये 100% आएगा, इसको बनाना है। ठीक है, नहीं भी दिखे तो पहले पेज पे बना देना। ठीक है, बना देना। तो ये सबसे पहला आता है रेस्टिंग पोटेंशियल, आरएमपी। आरएमपी को जनरेट कौन करता है? फर्स्ट पोटेशियम लीकी चैनल्स क्या करते हैं? इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो चीज होती है जो हेल्प करती है, इम्परमेबिलिटी ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम सेल के अंदर नहीं आ पाता तो पॉजिटिव को बैलेंस नहीं कर पाता। थर्ड, इम्परमेबिलिटी ऑफ एनायंस, जो सेल्स में प्रोटीन्स है, एनायंस है, हैवी वेट के हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। फोर्थ, सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर? तो ये जनरेशन ऑफ आरएमपी। ठीक है, आरएमपी के बाद स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिलते ही एक छोटा सा ग्रेजुअल डिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम के जो चैनल्स हैं वो धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही थ्रेशोल्ड आएगा, सडन ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। ठीक है, पॉजिटिव चेन होती है वहां पे, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसका नाम है स्पेसिफिक हॉचकिंस साइकिल। क्या नाम है? हॉचकिंस साइकिल। गोल्डमान इक्वेशन में जो थर्ड साइंटिस्ट था उसी के नाम पे है हॉचकिंस साइकिल। क्लियर? एक सोडियम का चैनल अंदर आता है, दूसरे के लिए गेट ओपन करता है, दूसरा आता है, तीसरे के लिए गेट ओपन करता है। ठीक है, तो सडन चेन स्टार्ट हो जाती है पॉजिटिव फीडबैक से, और सोडियम के जो गेट है वोल्टेज गेटेड, वो सडनली ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिएंट पीक आती है जिसको हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन की ट्रांजिएंट पीक। क्लियर? कोई डाउट? तो डिपोलराइजेशन कौन करता है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? सोडियम का
-30 प्लस 55 प्लस 60 और -60 और 250 बच्चों में 250 आने चाहिए, है ना। -10 से लेके स्टार्ट करते चलो, -10, 11, 12। सोडियम चाहता है सेल मेम्ब्रेन इनसाइड पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है प्लस में 60, ठीक है। 60, 70, 55 अलग अलग बुक्स अलग अलग देती हैं, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर सेल का डिफरेंट होता है। किसी ने एक आरबीसी को लेके काम करा होगा तो उसके लिए अलग आया होगा, ठीक है, अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो सोडियम का +60 यानी प्लस में होता है 55 से 70 की रेंज, 50 से 70, क्लियर। तो सोडियम क्या चाहता है, सेल में कहां तक लेके जाऊंगा, +60 तक, क्लियर। ये दिख रहा है वोल्टेज -55 पे आपका थ्रेशोल्ड आया, थ्रेशोल्ड के बाद सोडियम चैनल ट्रांजिएंट ओपन हुए, 0 तक लेकर गए और 0 के आगे भी लेकर गए। कहां तक कोशिश करनी है इसको, +60 तक, ठीक है। हर आयन अपना इक्विलिब्रियम चाहता है, ठीक है। सेल का इक्विलिब्रियम है -60, -70, -90, ठीक है। हर आयन का अपना अलग इक्विलिब्रियम है। आयन का इक्विलिब्रियम कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेट करता है, तो जोर से बोलना। तेरे अब कपड़े कहाँ अभी तक, मंडे तो आज ही है, कौन से वाले मंडे को मिलेंगे। तो सबसे पहले आया हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग से, उसमें भी सबसे पहले, क्यों बने नहीं तेरे, लंबाई ज्यादा है तो। चलो, तो जब भी बोला तो ढंग से जोर से आवाज मेरे तक आनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी आयन का इक्विलिब्रियम होता है नॉन्स इक्वेशन से, क्लियर। और सेल का, सेल का यार तुम पूरी क्लास भूल गए क्या है, जोर से बोलो। GHK ये कौन है, गोल्डमान हॉजकिंस नहीं है। सेल का इक्विलिब्रियम कौन सी इक्वेशन से पता चलता है, या कौन से इक्विलिब्रियम से, गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेल का इक्विलिब्रियम है गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम और आयन का है नॉन्स इक्वेशन। ये इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये तुमसे वाइवा में पूछे जाएंगे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो वाइवा में आपको फोकट के नंबर देते हैं, ठीक है। इजी है, फोकट के नंबर मिलते हैं, क्योंकि तुम जब वाइवा देने जाओगे तो 100% आंसर गलत होंगे, ठीक है। सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं। हम अभी भी वाइवा देने जाएंगे ना किसी प्रोफेसर के सामने तो थोड़े बहुत तो घबराएंगे, तो आंसर गलत होंगे। तो इजी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हमेशा रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो आयंस का इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम है वो बताती है नॉन्स इक्वेशन, और सेल का बताता है गिब्स डोनर, क्लियर। कोई डाउट, ठीक है। तो भटक जाते हैं रास्ते से बार बार। डिपोलराइजेशन, सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम लेके जाना चाहता है +60 तक, ठीक है, पर सेल नहीं जाना चाहती, तो सेल क्या करती है, पोटेशियम गेट्स ओपन करती है, पोटेशियम को बाहर निकालना शुरू कर देती है। कौन सी फेज आ जाती है, रिपोलराइजेशन। क्यों हुई है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। कोई डाउट, तो यहाँ पे आपकी रिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। रिपोलराइजेशन में होता है पोटेशियम का इफ्लक्स, पोटेशियम सेल से बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम वापस कोशिश करता है -90 तक लेके जाने की। वहां पे कुछ पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो बंद नहीं हो पाते हैं, तो सेल -90 से और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन, क्लियर। So depolarization initially slow, begins with takeoff from the baseline to the firing level. It's बोलते हैं local response. After threshold rises rapid and sharp manner, rapid rising phase. Potassium that crosses the zero and continues to rise rapidly to a peak. इसको बोलते हैं overshoot. And कहाँ तक जाता है, +35 तक, उसको बोलते हैं peak potential. Clear? एक बार peak potential अचीव हुआ सेल का, वहां पे पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा, वापस नेगेटिविटी इंक्रीज होने लग जाएगी। फेज ऑफ रिपोलराइजेशन,
start as soon as the depolarization is over and recorded as down stroke. First action potential falls rapidly, rapid falling phase. उसके बाद slower repolarization होता है, ठीक है. The last stage of repolarization इसको बोलते हैं after depolarization, ठीक है. यहाँ टर्मिनोलॉजी का ध्यान देना, आफ्टर डीपोलराइजेशन. ये कौन सी फेज में आ रहा है? रीपोलराइजेशन. क्लियर? कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए इसको भूल जाओ, ठीक है. डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन. जो कंफ्यूजन करता है उसको भूल जाओ और छोड़ दो, ठीक है. फेज ऑफ आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन, आफ्टर डीपोलराइजेशन के बाद मेम्ब्रेन रीचेज एट RMP. At this level, most voltage gated potassium channel closed, some remain open, continuous efflux of potassium, ठीक है. तो membrane potential more negative. तो ये कहानी अपन ने पूरी बता दी. आयनिक बेसिस डायग्राम जो आता है, आयनिक बेसिस का क्लियर आएगा. आपको बताना है कि कौन सी फेज में कौन से आयन का इनफ्लक्स या इफ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से वो फेज जनरेट हो रही है. क्लियर? तो डीपोलराइजेशन जो होता है वो सोडियम इनफ्लक्स, रिपोलराइजेशन पोटेशियम इफ्लक्स, हाइपरपोलराइजेशन के बाद RMP कौन लाता है? सोडियम पोटेशियम पंप. क्लियर? कोई डाउट? अब आता है कंडक्शन एंड ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ गेट. ठीक है, इस गेट का डायग्राम देखा हुआ है? देखा है कि नहीं देखा? सोडियम चैनल्स का, पोटेशियम चैनल्स का डायग्राम देखा है पहली क्लासेस में? भूल गए? देखा है, ठीक है. इसमें दो गेट्स होते हैं, एक बाहर की तरफ सेल के आउटसाइड, एक इनसाइड. ठीक है, आउटसाइड वाला एक्टिवेशन गेट, इनसाइड वाला इनएक्टिवेशन गेट. ये होता है सोडियम चैनल. ठीक है, दोनों तरफ दरवाजे हैं, आउटसाइड इनसाइड. आउटसाइड वाला एक्टिवेशन के टाइम पे ओपन होगा, इनसाइड वाला इनएक्टिवेशन के टाइम पे. क्लियर? और सेकंड ये पोटेशियम चैनल है जिसमें सिंगल गेट होता है जो कि सेल के इनसाइड होता है. क्लियर? ये वाला जो कर्व है वो एक्शन पोटेंशियल का है, ये वाला जो कर्व है वो सोडियम पोटेशियम के कंडक्टेंस का है. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है. पहला कर्व एक्शन पोटेंशियल का, दूसरा कंडक्टेंस का. कंडक्टेंस कितना इनसाइड आ रहा है कंसंट्रेशन, कितना बाहर जा रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम. ठीक है, वो कंडक्टेंस है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ये कर्व कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं. ठीक है, आप लोगों का जब पेपर बनता है ना, तो पेपर बनाने के लिए अलग अलग फैकल्टीज के पास जाता है. ठीक है, कुछ फैकल्टी को थोड़ी फिजिक्स में नॉलेज होती है तो वो ये वाले कर्व्स देंगे. हर फैकल्टी का एक फिक्स टॉपिक होता है. कुछ को CVS पसंद आता है, कुछ को CNS पसंद आता है. अगर कोई ऐसा आ गया आपकी फैकल्टी जिसको फिजिक्स पसंद है तो ये सारे कर्व आपके एग्जाम में आ जाएंगे. ठीक है, बहुत सारे कर्व हैं फिजियोलॉजी में, 20-25 कर्व्स हैं. ठीक है, तो वो कर्व पे ही सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखना कर्व्स का. पहली कंडीशन, जब सेल में थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक आपको स्टिमुलस मिला. ठीक है, अभी सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं वो बंद हैं. थ्रेशोल्ड तक जाने में वोल्टेज गेटेड चैनल कुछ ही ओपन होते हैं. मेनली जो बाकी चैनल्स ओपन होते हैं वो होते हैं लाइगेंड गेटेड. ये नाम सुने या पहली बार सुना? लाइगेंड गेटेड चैनल सुने, वोल्टेज गेटेड. तो पहले ओपन होते हैं लाइगेंड गेटेड. स्टिमुलस आएगा, या तो इलेक्ट्रिक स्टिमुलस आएगा या मैकेनिकल आएगा. ठीक है, या केमिकल आएगा. नर्व्स में जैसे एसिटाइल कोलिन आता है. ठीक है, तो कोई केमिकल आएगा, तो केमिकल अपने लाइगेंड पे अटैच होगा तो गेट ओपन होगा. पहली कंडीशन, जब गेट ओपन हुआ. ठीक है, दूसरी, सडन ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल्स. ठीक है, जैसे ही थ्रेशोल्ड आया वोल्टेज गेटेड चैनल सडनली ओपन होंगे, सोडियम बहुत तेजी से अंदर आएगा. ठीक है, और सोडियम का कंडक्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? ट्रांजिएंट राइज इन एक्शन पोटेंशियल, जिसको डिपोलराइजेशन. क्लियर? जितना समझ में आता है उतना याद रखना. ठीक है, कोशिश करना पूरा समझ में आ जाए. थर्ड कंडीशन, जब गेट्स बंद हो गए. ठीक है, पीक पे जाके गेट्स बंद हो गए, अब सोडियम क्या होगा?
बाहर आना बंद, कंडक्टेंस सोडियम का तो सोडियम का कंडक्शन वापस फॉल डाउन। ठीक है, तो पहले सोडियम का कंडक्शन इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा। और इसमें एक चीज दिख रही होगी, इसमें सडन राइज होता है और सडन फॉल होता है। ठीक है, तो सोडियम तेजी से अंदर जाता है, तेजी से बाहर आता है। क्लियर? हाँ या ना तो बोल दो, नींद आ गई क्या 15 मिनट में है? तो ये था सोडियम का कंडक्टेंस। पहली कंडीशन, जब सिर्फ लाइगेंड गेटेड गेट्स ओपन हुए थे तो स्लो कंडक्शन था। जैसे ही थ्रेशोल्ड पहुंचा, वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए, सोडियम सडनली एंटर हुआ, सडन राइज हुआ सोडियम के कंडक्टेंस में। ठीक है, जैसे ही आप पीक पे पहुंचे, पीक पोटेंशियल पे, गेट्स बंद सोडियम के, कंडक्टेंस वापस स्लो। कोई डाउट? फिर आता है पोटेशियम। अब आप पहुंच गए यहाँ पीक पे, पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, पर पोटेशियम के लिए बोला था ये सबसे सुस्त चैनल है। ठीक है, तो इनका कंडक्टेंस दिख रहा है आपको, बड़ा स्लोली जाता है, और सोडियम का सडन। तो ये बहुत स्लोली ओपन होते हैं और स्लोली क्लोज होंगे, इसीलिए हाइपर पोलराइजेशन आता है आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। क्लियर? कोई डाउट? Depolarization at resting stage, only leaky channels are open, early part of local response. ठीक है, एंट्री ऑफ सोडियम आयन थ्रू लीकी चैनल्स। ठीक है, थोड़ा सा मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, -55 पे पॉजिटिव फीडबैक से सारे चैनल्स ओपन हो जाएंगे। रिपोलराइजेशन वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल से होगा। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन ये वोल्टेज पोटेशियम चैनल्स बंद होने हैं, कुछ एक ओपन रह गए, तो आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। क्लियर? वही सारी कहानी 4 बार, ये पिछली बार बता दिया था। पोटेशियम चैनल्स, आई एम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, आई कॉज रिपोलराइजेशन। सोडियम चैनल, आई कॉज डिपोलराइजेशन एंड ओवरशूट। पोटेशियम लीकी जनरेट आरएमपी एंड सोडियम पोटेशियम पंप ड्रेन योर मैक्सिमम एनर्जी टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके बाद आज की प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल कुछ 3 या 4 प्रॉपर्टीज आज हैं, बाकी जब नर्व फाइबर्स पढ़ेंगे तब आएंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ऑल और नन लॉ। ठीक है, ऑल और नन लॉ, इसको कुछ बुक्स में ऑल एंड नन लॉ भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल और नन। ठीक है, इसको अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऑल और नन का मतलब क्या है, या तो पूरा काम होगा या फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, या तो एग्जाम में पास ही हो गए 100 नंबर से, या फिर 0 से फेल, बीच में 1, 2 नंबर, 3 नंबर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, या तो पूरा रेस्पॉन्स क्रिएट होगा या फिर रेस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, तो इन एन एक्शन पोटेंशियल इफ फॉर्म इट अपीयर्स विद इट्स मैक्सिमम साइज एंड शेप, अदरवाइज इट डज नॉट फॉर्म एट ऑल। ठीक है, तो अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो कंप्लीट जनरेट होगा, ओवरशूट भी होगा, पीक पोटेंशियल भी होगा, बीच में कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो इसके लिए स्टिमुलस आते हैं सब थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड और सुप्रा थ्रेशोल्ड। ठीक है, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस फेल टू एक्साइट द टिश्यू, ये छोटे छोटे सब थ्रेशोल्ड है। ठीक है, इसको ऐसा समझ लो, 2 लड़के हैं, खड़े हो गए कोई 2 जने, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, हो गए क्या? चलो छोड़ो, नहीं हो गए। आपको किसी को धक्का मारना है, ठीक है, आप उसके हाथ टच करके धक्का मार सकते हो, सिर्फ हाथ लगाओगे और वो गिर जाएगा क्या? नहीं गिरेगा। ठीक है, ये होता है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। आपने हाथ लगाया, वो नहीं गिरा, थोड़ा तेजी से हाथ लगाया तब भी नहीं गिरा, ये सारे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हैं। ठीक है, अब आपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया, इतनी तेज धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। ठीक है, आपने धक्का दिया थ्रेशोल्ड पे, नीचे गिर गया। अब इससे ज्यादा कितनी भी तेज धक्का दे लो, अगर वो नीचे गिर गया है, ठीक है, तो आपको अगर आपको इतना धक्का देना था, आपने उससे तेज भी दे दिया, तो नीचे से ज्यादा नीचे तो जाएगा नहीं, जमीन पे ही गिरेगा। ऐसा तो है नहीं गड्ढा खुद के नीचे चला जाएगा, बहुत ज्यादा धक्का दोगे तो। हो सकता है यहाँ पे अगर एक लड़के को खड़ा करें, उसको धक्का दें, तो वो कितना नीचे गिरेगा? जमीन तक। ठीक है, ऐसा तो है नहीं यहाँ से फाड़ के सीधे कैंटीन में चला जाएगा, होगा क्या ऐसा? हाँ या ना तो बोल दो यार, नहीं होगा ना।
तो धक्के की एक लिमिट है, आपने उससे तेज कितना भी धक्का दो तो गिरेगा तो जमीन पे ही, टिप्पा खा के वापस भी नहीं आएगा, ना गड्ढा खोद के अंदर जाएगा। ठीक है, नहीं होगा ऐसा। तो ये होता है सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मैक्सिमम जितना स्पीड से देना है वो दे दिया, उससे तेज स्पीड बढ़ाओगे तो भी रेस्पॉन्स उतना ही आना है। ठीक है, तो आपने अगर स्लो धक्का दिया, हार्ड टच किया, नहीं गिरेगा। जितना धक्का चाहिए था उतना आपने दे दिया पुश, तो नीचे गिरेगा। अब उससे तेज कितना भी पुश देते रहोगे जाके वो नीचे ही गिरेगा। क्लियर? तो ये होता है सब थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड और सुप्रा थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड दे दिया तो वो रेस्पॉन्स आ गया, उससे तेज कितना भी स्टिमुलस दे दो वो रेस्पॉन्स उतना ही आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो 3 स्टिमुलस है, सब थ्रेशोल्ड, हार्ड टच करा नहीं गिरा। थ्रेशोल्ड, एक इंटेंसिटी से आपने पुश किया था, फॉल डाउन हुआ, नीचे गिरा, जमीन पे लेट गया, वापस खड़ा करा, जितनी इंटेंसिटी से दिया था उससे और तेजी से दे दिया, तब भी वो जमीन पे ही गिरेगा। ठीक है, तो होता है सुप्रा थ्रेशोल्ड। कोई डाउट? mechanism of all and none law. तो activation gates of voltage gated sodium channels open as soon as plus 15 millivolt और depolarization is achieved। जैसे ही threshold आया, after the threshold the amount of sodium influx become independent of the stimulus। ठीक है, threshold पे आते ही सोडियम की गेट अपने आप खुल जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है स्टिमुलस कितना आया, ज्यादा है कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्रेशोल्ड आया सारे गेट अपने आप ओपन हो जाएंगे। ठीक है, and once action potential in form it appears with its maximum size and shape। ठीक है, सेकंड आता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। नाम सुना है इसका? नाम सुना है रिफ्रैक्टिव पीरियड का? किसने सुना है? किसने नाम सुना है रिफ्रैक्टिव पीरियड का? अभी यस सर तो बहुत जनों ने बोला था। कब सुना है? एम्फीबियन की क्लास। अच्छा, क्या होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड? कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड? क्या हुआ? आपस में डिस्कशन क्यों करो, बताओ मेरे को। During the external potential, the stimulated area of the membrane happens to be unresponsive to a second stimulus। ठीक है, and later it requires a great degree of depolarization to get excited again। ठीक है, refractive period, length of time during which the membrane is unresponsive to a second stimuli। ठीक है, समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज में आपने सेल को एक्साइट किया है, सेल एक्साइटमेंट स्टेज में है, उसी एक्साइटमेंट स्टेज में आपने सेकंड स्टिमुलस दिया। ठीक है, तो सेल रेस्पॉन्स नहीं करेगी, ये होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। उसी एग्जांपल को लेते हैं, आपने धक्का देना था, आपने पुश करा, धक्का दिया, नीचे लेट गया, नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा हुआ है उसको और धक्का देके और नीचे गिरा सकते हो? है, गिरा सकते हो क्या? पहले ही ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है, अब आप उसको धक्का दोगे तो नीचे से और नीचे जाएगा नहीं, तो वो होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। रेस्पॉन्स जनरेट हो गया, अब आप उसको सेकंड स्टिमुलस दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, वो नीचे ही लेटा रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड, द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द मेम्ब्रेन इज अनरेस्पॉन्सिव टू अ सेकंड स्टिमुलस। दो तरीके का होता है, एक होता है टोटल रिफ्रैक्टिवनेस और एक होती है रिलेटिव। टोटल वाले को बोलते हैं एब्सोल्यूट और दूसरे को बोलते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्लियर? इतना बड़ा बड़ा नाम बोलूंगा गला सूखेगा, अगली बार शॉर्ट में बोलेंगे एआरपी और आरआरपी। ठीक है, एआरपी इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, जिस ड्यूरेशन में कितना भी स्टिमुलस एक्स्ट्रा दे दो नहीं होगा। सेकेंड है रिलेटिव, अगर स्टिमुलस बहुत ज्यादा दे दिया तो रेस्पॉन्स जनरेट हो सकता है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट, the period in action potential during which application of a second stimuli of any strength and duration does not produce another action potential। ठीक है, यानी कि आपने जब पुश किया था, आपके सामने वाला नीचे गिरा, अब आप उसके ऊपर चढ़ के कूद रहे हो, ठीक है, सेकंड स्टिमुलस दे रहे हो,
तो वो नीचे गिरे हुए से और नीचे नहीं गिर सकता, ठीक है। तो ये हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्लियर? पीरियड फ्रॉम द टाइम द फायरिंग लेवल इज रीच अंटिल रिपोलराइजेशन इज अबाउट 1/3 कंप्लीटेड, ठीक है। सेकेंड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, the period following ARP during which application of suprathreshold stimulus can elicit a second action potential, ठीक है। आपने धक्का दिया था, फॉल डाउन हुआ, उसने उठने की कोशिश करी, आपने जोर से फिर धक्का दे दिया, फिर गिर गया, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव। अगर नीचे गिरा हुआ है तो उसको कितना भी जोर से धक्का दोगे वो उठेगा नहीं या और नीचे गिरेगा नहीं। उठने की कोशिश करी, आपने फिर धक्का दे दिया, वहीं गिर गया वापस, ठीक है। तो रेस्पॉन्स कब आया? जब रिलेटिव कंडीशन थी, ठीक है। समझ में आया? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट वो पीरियड है जिसमें आप कितना भी एक्स्ट्रा फोर्स दोगे, कितना भी एक्स्ट्रा स्टिमुलस दोगे, कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। पर्सन आपके सामने नीचे गिरा पड़ा है, आप उसके ऊपर कूदोगे, एक जना कूदेगा, 10 जने कूदेंगे, 50 जने कूदेंगे, वो वहां से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। उसने उठने की कोशिश करी, 4 जने मिलकर कूद गए, वापस नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। समझ में आया? एब्सोल्यूट में कितना भी एक्स्ट्रा स्टिमुलस दोगे काम नहीं होगा, रिलेटिव में एक्स्ट्रा स्टिमुलस पे काम होगा। क्लियर? कोई डाउट? हाँ या ना? पक्का? नेक्स्ट क्लास में आते वापस यही चीजें पूछूंगा। क्लियर? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, कितना भी स्टिमुलस एक्स्ट्रा दे दो सुप्रा थ्रेशोल्ड से कोई भी रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, बट रिलेटिव में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ ARP टू द स्टार्ट ऑफ आफ्टर डिपोलराइजेशन। बाय द टाइम ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड सम ऑफ द सोडियम चैनल्स हैव रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेज, ठीक है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है? सोडियम के चैनल्स क्या हैं? सारे के सारे क्लोज हो गए, ठीक है, ठीक है। सारे चैनल्स क्या हुए? क्लोज है या बंद, ओपन है? बताओ, सोडियम चैनल्स ओपन है कि क्लोज है? इधर से रेस्पॉन्स तो आ रहा है, बाकी जगह से क्यों नहीं आ रहा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में सोडियम चैनल्स ओपन है कि क्लोज है? ओपन है कि क्लोज है? बताओ उधर से कोई रेस्पॉन्स। एक ही तो वर्ड बोलना है, ओपन है या क्लोज है। 50-50 में भी डाउट क्यों करता हो? क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, पता नहीं है, चैनल्स की मर्जी है। ओपन है कि क्लोज है? ये वाला ग्रुप बोल रहा है ओपन है, बाकी पूरा बोल रहा है क्लोज है। किसकी माने? तो जो आपका दोनों ही सही है, बट दोनों की टाइमलाइन अलग अलग है, ठीक है। जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात करते हैं, कहां तक? ये वाला पोर्शन, ये आपका एक्शन पोटेंशियल का कर्व है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है, पीक जाएगा, ठीक है, और रिपोलराइजेशन के जो फर्स्ट 1/3 फेज है, ठीक है। तो ये जो पहला डिपोलराइजेशन का फेज है, इसमें क्या है? सारे सोडियम के चैनल्स ओपन है, ठीक है। अगर चैनल्स ओपन है तो आप कितना भी एक्स्ट्रा स्टिमुलस दे दो, काम नहीं होगा, जो हमने बात करी ऑल एंड नन, ठीक है ना। या तो रेस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। आपने स्टिमुलस दिया, रेस्पॉन्स आ गया, उससे ज्यादा कितना भी स्टिमुलस दे दो और एक्स्ट्रा नहीं आएगा रेस्पॉन्स। तो ये जो डिपोलराइजेशन फेज है, यहाँ पे सारे सोडियम के चैनल्स क्या है? ओपन है। ये वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन पे क्या होगा? चैनल्स बंद होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सारे के सारे चैनल्स में 2 गेट हैं, सोडियम चैनल में 2 गेट हैं कि एक है? 2 है, एक ऊपर एक नीचे, एक सेल के बाहर एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, जो रिपोलराइजेशन का फर्स्ट 1/3 है, उसमें क्या है? सोडियम के चैनल्स क्लोज होना शुरू हो गए, अभी भी ओपन थे, क्लोज होना शुरू हुए हैं। कुछ चैनल्स के इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गए, बाकी क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों ने आंसर दिया कि क्लोज्ड है, वो इस कंडीशन में, ठीक है। क्लियर? अब जो गेट्स क्लोज हो गए, उनको वापस धक्का दोगे खुल जाएंगे, हाँ या ना?
मेरे को ऐसे देखने लगते हो पता नहीं क्या ही पूछ लिया है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ या ना तो बोल दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसको समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है उससे पूछूंगा फिर क्वेश्चन, जिसको नहीं आ रहा उसको वापस पढ़ाऊंगा 1 घंटे। अब आ रहा है? अब आ गया? जब पूछना था तो नहीं आ रहा था, जब वापस पढ़ाऊंगा तो आ गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, सोडियम के चैनल्स डिपोलराइजेशन की कंडीशन में सारे ओपन थे। अगर गेट खुला हुआ है तो उसको और धक्का मार के नहीं खोल सकते हो, ऑलरेडी ओपन को और ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जैसे ही पीक पहुंचा गेट्स क्लोज होना शुरू हुए। ठीक है, कुछ गेट्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे 1/3 पार्ट तक। जो गेट क्लोज हो गए उनको आप धक्का देके वापस खोल सकते हो, तो आपको सुप्रा स्टिमुलस देके उनको वापस ओपन करना है। क्लियर? वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के टाइम पे आपको कितना भी रेस्पॉन्स दे दो नहीं आएगा, रिलेटिव के टाइम पे रेस्पॉन्स अगर आप सुप्रा स्टिमुलस दोगे तो आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? तुमसे कर्व बनवाऊंगा मैं। रोल नंबर बताओ तुम सब। आज तुम प्रैक्टिकल में कर्व भी बनाओगे। बताओ रोल नंबर बताओ। तो फिर मैं एब्सेंट भी लगा दूंगा। 1 घंटे बैठा भी, मेरे को सुना भी, और फिर कोई फायदा नहीं होगा। अचानक से याद कैसे आ जाता है तुम्हें भूल के? हैं? चलो, थर्ड प्रॉपर्टी होती है प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। प्रोपगेशन का मतलब आगे बढ़ना है। ठीक है, प्रोपगेशन नॉर्मली दोनों साइड होता है। आपने किसी एक को रेस्पॉन्स दिया, एक सोडियम चैनल को, वो गेट ओपन होगा, अपने आगे पीछे मसल्स में या मेम्ब्रेन में, नर्व में, दोनों जगह रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो सेल के अंदर नेगेटिव था, सेल के बाहर पॉजिटिव था। आपने स्टिमुलस दिया, एक जगह पे सोडियम एंटर हुआ, यहाँ पे आपका डिपोलराइजेशन हुआ। अब ये प्रोपगेट करेगा दोनों साइड। ठीक है, तो दोनों साइड जाएगा। दोनों साइड इसलिए जाता है, जितनी जल्दी दोनों साइड जाएगा, दोनों एंड्स को कवर करेगा, तो मसल कॉन्टैक्ट इजीली हो जाएगी। ठीक है, नर्व के केस में जो प्रोपगेशन होता है ये सिंगल डायरेक्शन होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स सबको पता है क्या होता है? पता है न्यूरॉन्स क्या होता है? हाँ या ना? सबको पता है। ठीक है, न्यूरॉन्स के पार्ट्स पता है क्या क्या होता है? रुको 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 रुको, बता बता बता। कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा, अभी तो न्यूरॉन पढ़ाया ही नहीं है, तो गलत हो सकता है आराम से। क्या क्या होता है? सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कहाँ पे होते हैं? सेल बॉडी पे। ठीक है, और उन्हीं सारे डेंड्राइट्स में से कोई एक डेंड्राइट जो होता है वो बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, न्यूरॉन्स के केस में क्या होता है? सिग्नल आएगा डेंड्राइट से, सेल बॉडी में घूमेगा और एक्सॉन के थ्रू बाहर जाएगा। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के केस में प्रोपगेशन जो होता है वो सिंगल डायरेक्शनल होता है। ठीक है, मसल जहाँ भी न्यूरॉन टच होगा वहाँ पे वो आपको एक्शन पोटेंशियल दे देगी, मसल दोनों साइड प्रोपगेट होगा ताकि मसल फास्ट रेस्पॉन्स करे। न्यूरॉन के केस में प्रोपगेशन सिंगल डायरेक्शन होता है। कहाँ से? एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, या डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन हिलॉक, और फिर वहाँ से टर्मिनल। ठीक है, न्यूरॉन की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास से न्यूरॉन शुरू होगा। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल elicited at one point on an excitable membrane exits adjacent portion of the membrane, propagation of action potential along the membrane, इसको बोलते हैं हम नर्व या मसल इम्पल्स। ठीक है, in nerves action potential once formed is regenerated at intervals to be transmitted from the initial segment of the axon to axon terminal, और इसकी कंडक्शन स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक तो माइलिनेशन और दूसरा डायमीटर। माइलिनेशन क्या होता है, कौन बताएगा? कवरिंग ऑफ माइलिन शीट न्यूरॉन्स पे। 40 मिनट बाद फ्यूज उड़ जाता है क्या है पूरा? अच्छा, कोई बात नहीं, मेरा भी उड़ जाता है, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, फटाफट खत्म करेंगे।
तो स्पीड ऑफ कंडक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स इन न्यूरॉन्स, वन इज माइलिनेशन, वन इज डायमीटर। इसके ऊपर पूरी कहानी नेक्स्ट क्लास में है, न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन, डीजनरेशन, रीजनरेशन, सारी चीजें, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द एक्सॉन, कंडक्शन वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू डायमीटर, जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन्स का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। जब माइलिन शीट होती है तो क्या होता है, जो कंडक्शन होता है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, ठीक है, ये कूद कूद के होता है। जब न्यूरॉन्स पढ़ेंगे तब और क्लियर बता देंगे, ठीक है। तो न्यूरॉन्स में होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। आपको एक एंड से दूसरे एंड तक चल के जाना है और कूद के जाना है, किस में जल्दी पहुंचोगे? है कूद के? ट्राई करके देखना है किसी को? है करके देखना। ये मोहित को ही सब क्यों करना होता है? सारा काम मोहित ही करेगा क्या क्लास का? तो न्यूरॉन्स में जो माइलिन शीट होती है उसकी वजह से कंडक्शन जो होता है वो सॉल्टेटरी हो जाता है, ठीक है, सॉलिटरी या सॉल्टेटरी जो भी वर्ड है। कूद कूद के रेस्पॉन्स जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, तो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स फास्ट। टाइप्स ऑफ नर्व पोटेंशियल, दो टाइप्स होते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल की सारी कहानी हमने पहले डिस्कस कर ली, ठीक है। एक होता है ग्रेडेड पोटेंशियल, स्प्रेड्स द सिग्नल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे देता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देता है ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल पूरी लेंथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, क्लियर। ग्रेडेड पोटेंशियल लोकल होता है, नॉन प्रोपेगेटेड होता है, आगे प्रोपेगेट नहीं होगा जैसे एक्शन पोटेंशियल होता है। स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है इन रेस्पॉन्स टू डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन स्टिमुलस, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल क्या था, सिर्फ और सिर्फ डीपोलराइजेशन, हमेशा ऊपर ही जा रहा था, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल होता है ऑलवेज डीपोलराइजेशन, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ग्रेडेड पोटेंशियल ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ऊपर जाने को बोलते हैं डिपोलराइजेशन, नीचे आने को नीचे आने को रिपोलराइजेशन की हाइपरपोलराइजेशन? रिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन क्यों बोला हुआ है इसको? है अगर नीचे आने को रिपोलराइजेशन बोलते हैं तो यह हाइपरपोलराइजेशन क्यों बोला हुआ है? बोलो, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताओ क्या बोला। तो जब भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से और नेगेटिव होगा तो उसको हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर जो भी नेगेटिव आएगा वो रिपोलराइजेशन है, आरएमपी के नीचे जो भी आएगा वो हाइपरपोलराइजेशन है, क्लियर। तो जिस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 रेस्टिंग था, इसके ऊपर वाले डिपोलराइजेशन, नीचे वाले हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस इज आरएमपी, ठीक है। तो ये दो तरीके का होता है, कैटालिटिक जो कि डिपोलराइजेशन वाला होता है और एनेलेक्ट्रॉनिक जो कि हाइपरपोलराइजेशन वाला होता है। ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है, सेल को एक्साइट करेगा, ये वाला नेगेटिव रेस्पॉन्स होता है, सेल को इनहिबिट करेगा, ठीक है। एक्साइटमेंट इनहिबिट दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। आगे जब नेक्स्ट क्लासेस होंगी, सीएनएस आएगा तब इसका रोल बहुत बढ़ जाएगा, ईपीएसपी, आईपीएसपी, बहुत सारी टर्म्स आएंगी, ठीक है। ग्रेडेड पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज, ग्रेडेड इन नेचर, डिक्रीमेंटल कंडक्शन होता है, ठीक है, छोटी सी डिस्टेंस 3 mm तक जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्लियर। और डिपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन दोनों टाइप का होता है, इसके अलग अलग नाम है, एंड प्लेट हो गया, रिसेप्टर हो गया, साइनेप्टिक हो गया, पेस मेकर पोटेंशियल हो गया। जहां जौन सी सेल आएगी वहां पे वो समझा देंगे, ठीक है। एंड प्लेट पोटेंशियल होता है जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आएगा, इस महीने ही आ जाएगा, नेक्स्ट वीक ही आ जाएगा। रिसेप्टेंट पोटेंशियल होता है जो रिसेप्टर सेंसरी नर्व सिग्नल आपके ब्रेन तक लेके जाती है, सीएनएस में आएगा। साइनेप्टिक पोटेंशियल साइनेप्स के टाइम पे आएगा, सीएनएस में आएगा। और पेस मेकर पोटेंशियल कार्डियक मसल्स में आएगा, ठीक है।
तो जब जो जो सिस्टम आता जाएगा ये सारे पोटेंशियल आपको वहां पे एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। ये टेबल आपकी बुक में है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप देख लेना। अब ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। पहले क्या होता था, पहले आपके जब एग्जाम्स होते थे उसमें डायरेक्ट 4 क्वेश्चन ऐसे होते थे, वो टेबल्स आते थे, ठीक है, डिफरेंस के 4 क्वेश्चन डिफरेंस के आते थे, 4 डायग्राम के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट एक टेबल पूछी जाती थी, डिफरेंस बिटवीन ग्रेडेड और एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब उतनी कॉमनली नहीं आती है, ठीक है। पहली चीज एम्पलीट्यूड, तो ग्रेडेड पोटेंशियल का स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, जितना स्टिमुलस मिलेगा उतना एम्पलीट्यूड होगा। एक्शन पोटेंशियल का जब तक थ्रेशोल्ड नहीं आएगा तब तक कोई वैल्यू नहीं है, थ्रेशोल्ड आते ही सारे स्टिमुलस उसके बाद कितने भी हो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, क्लियर। कंडक्शन, ग्रेडेड पोटेंशियल बहुत छोटा सा कंडक्शन करता है, डिक्रीमेंटल होता है, खत्म हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल पूरी मसल में या पूरी नर्व को कंडक्ट करेगा। समेशन, ग्रेडेड पोटेंशियल कई सारे छोटे छोटे स्टिमुलस का पोटेंशियल आएगा, आपस में मर्ज होकर एक्शन पोटेंशियल कर सकता है, ठीक है। तो ये ग्रेडेड पोटेंशियल समेट हो सकता है, एक्शन पोटेंशियल समेट नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकता, क्लियर। नेचर, ग्रेडेड पोटेंशियल डिपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन बोथ हो सकते हैं। एक्शन पोटेंशियल ऑलवेज हाइपरपोलराइज, सॉरी डिपोलराइज, ठीक है, हमेशा ऊपर ही जाएगा। मैकेनिज्म, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ ligand gated leaky channels, opening of voltage gated channels. Properties, does not have threshold और refractive period, उसमें threshold refractive period, क्लियर। कोई डाउट, याद रहेगी क्लास। एक्शन पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है।